चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो को आप देखना ना भूलें। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जय प्रक्रम का भाग 2 वीडियो। देखिए, भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, भाग 2 पढ़ेंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में अधिकतर अध्ययन कर चुके हैं, कुछ बाकी है जो इस वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन, ठीक किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं वो आपको पता है, नहीं पता है तो पिछले वीडियो में देख लीजिए। देखिए, अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण में किस तरीके से लिखते हैं वो आपको बता रहा हूं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक समीकरण में हम लोग लिखते हैं, चलिए नोट कीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक समीकरण में लिखना, रासायनिक समीकरण में लिखिए, रासायनिक समीकरण में लिखें। ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, 6CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O जल हाइड्रोजन ऑक्साइड कुछ जब हम क्या करेंगे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, यहां पर लिखेंगे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरोफिल मौजूद हो, जब क्लोरोफिल मौजूद हो तो क्या बनता है, ये ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस क्या करता है 6O2 और प्लस 12H2O का निर्माण करता है। ये हम प्रकाश संश्लेषण के को रासायनिक समीकरण में लिखे हैं। ये रासायनिक समीकरण में लिखने की विधि होता है। चलिए ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिख चुके हैं। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण कहां से उत्पन्न होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों से उत्पन्न होता है। पत्तियों से उत्पन्न होता है क्यों? क्योंकि पत्ती में क्लोरोफिल होता है। ठीक, चलिए, ये एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अंग कौन है। ठीक, तो आप लोग लिखिएगा पत्ती, लिख दे रहे हैं प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अंग पत्ती है। क्या है? पत्तियां। ठीक, एक मिनट। चलिए, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अंग पत्तियों को बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, कोई भी पौधे का जो पत्ती होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उस पर अधिक ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़े। जब पौधों को खाना बनाने यानी प्रकाश संश्लेषण करने की मतलब जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, वो अपने जड़ के अंदर से जल उत्पन्न करता है और जाइलम तत्वों के द्वारा विभिन्न भागों में उस जल को क्या करता है, पहुंचाता है। और जब विभिन्न भाग में जल पहुंचता है तो क्या होता है, जब पत्तियों में पहुंचता है तो पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों के बीच में एक रंध्र टाइप का उत्तक होता है, कोशिका होता है, जो क्या होता है जब पानी वहां तक पहुंचता है तो क्या होता है, वो ओपन हो जाता है यानी खुल जाता है। जैसे ही खुलता है तो जो भी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पौधा लेना ग्रहण करता है और उसके पत्तियों के जो नीचे मतलब जाइलम टाइप से एक जाल टाइप से रहता है, उसके द्वारा क्या होता है, प्रकाश उस पर जो पड़ता है उसके द्वारा वो सभी तलों में जाता है। ठीक, और इसी क्रिया द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, चलिए, तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अंग हो गया। अब देखिए एक और नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, जड़, पौधा का जड़, पौधा का जड़ जाइलम उत्तक द्वारा
जाइलम ऊतक द्वारा पौधे के विभिन्न हिस्सों में पानी पहुंचाता है। पौधों के विभिन्न हिस्सों में पानी पहुंचाता है, विभिन्न हिस्सों में पानी पहुंचाता है। ठीक, अब पत्तियों के बीच में क्या होता है, एक रंध्र टाइप का होता है। वो क्या होता है, रंध्र होता है। जो रंध्र एक कोशिका होता है, एक कोशिका होता है, जो क्या करता है, जो पानी जैसे ही आता है तो खुल जाता है, होता है। जब पानी उसके पास आने पर खुल जाता है और वातावरण से CO2 लेना चालू करता है। ठीक, तो ये रहा प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, प्रकाश संश्लेषण किस तरीके से होता है, हम लोग हर चीज पढ़ चुके हैं। चलिए एक चीज और पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में देखिए किन किन क्रियाओं की आवश्यकता होती है, नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो देखिए चार पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला होता है क्लोरोफिल, या हम उसको क्या बोलते हैं, पर्णहरित। दूसरा होता है H2O, जिसको हम लोग जल या फिर खनिज लवण बोलते हैं। ठीक, तीसरा हो जाता है सूर्य की प्रकाश। चलिए तो चौथा बताइए, चौथा क्या होता है, क्लोरोफिल हो गया, H2 हो गया, सूर्य की प्रकाश हो गया, हाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यही चारों पदार्थों की आवश्यकताएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो ये आप लिख सकते हैं। चलिए हो गया। चलिए तो प्रकाश संश्लेषण हम लोग पढ़ चुके, पौधे में पोषण पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जंतुओं में पोषण। चलिए लिखिए, पौधे में पोषण पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। देखिए जंतु क्या है, जंतु पूर्ण रूपेण दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। जंतु पूर्ण रूपेण दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। चलिए ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए जंतु में पोषण देखिए क्या होता है, नोट कर लीजिएगा। जंतु पूर्ण रूपेण दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, इसके आधार पर इसे हम लोग तीन भाग में तोड़ेंगे, एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे। सॉरी दोस्तों फोन आ गया। चलिए तो हम लोग कहा जंतु पूर्ण रूप में दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। इसके आधार पर हम इसे तीन भागों में बांटते हैं। इसके आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया, इसे तीन भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया है। देखिए पहला क्या है, पहला है शाकाहारी।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेर्बिवोरस, शाकाहारी, शाकाहारी, जिसको हम लोग बोलते हैं हेर्बिवोरस, हेर्बिवोरस। ठीक, दूसरा आ जाता है मांसाहारी, मांसाहारी, इसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक, तीसरा आ जाता है सर्वाहारी, सर्वाहारी, इसको हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। ठीक, तो ये 3 प्रकार से बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। अब देखिए शाकाहारी किसे कहते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं, जब जंतु पूर्ण रूपेण पौधे पर निर्भर रहता है, जब जंतु पूर्ण रूपेण पौधे पर निर्भर रहता है, पौधे पर निर्भर रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, गाय हमेशा पौधे पर निर्भर रहता है, भैंस, खरगोश, गिलहरी, इत्यादि। चलिए अब आ जाता है मांसाहारी, जो केवल दूसरे जीव या तो शिकार करके खाता है या फिर मरे हुए जीव को खाता है। देखिए जब जंतु अपना शिकार करता है या मरे हुए जीवों को खाता है, मरे हुए जीवों को ग्रहण करता है, ग्रहण या फिर खाता है, ग्रहण करता है, उसे कार्निवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, बाघ, शेर, etc। क्या होता है, ये पूर्ण रूप से दूसरे ही जानवर पर निर्भर रहता है, और जैसे आ जाता है चील इत्यादि। चलिए सर्वाहारी, ओमनीवोरस। अब कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो पौधे पर भी निर्भर रहते हैं और जंतुओं पर भी निर्भर रहते हैं, ये दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। ठीक, चलिए तो लिखिए, जब जंतु पौधे और अन्य जीवों पर निर्भर हो, उसे सर्वाहारी कहते हैं, एग्जाम्पल में आ जाता है मनुष्य क्या है, सर्वाहारी, मनुष्य, मेढक, छिपकली, सर्प इत्यादि, यानी सांप, ये सब क्या है, सर्वाहारी। चलिए तो जंतुओं में हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। चलिए जंतुओं में क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब इस सिलेबस में है मनुष्य का पाचन। देखिए मनुष्य में पाचन यानी अब पाचन, जो हम लोग खाना खाते हैं, जब ये खाना खाता है इस प्रकार से तो किस तरीके से पचता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं बढ़िया से। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य में पाचन तंत्र। ठीक, मनुष्य में पाचन तंत्र, जो हम लोग खाना खाते हैं वो किस तरीके से पचता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए मनुष्य जो भोजन करता है उसे पचाने के लिए विशेष अंग होता है, जिसमें से एक मुख्य अंग होता है आहार नाल। आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से लेकर 10 मीटर होता है। अगर उसे हम सेंटीमीटर में बोले तो 8 से 10 मीटर होता है। अगर उसे हम सेंटीमीटर में बोले तो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास हो सकता है। चलिए तो आहार नाल की लंबाई देखिए। अब आहार नाल जो है ना, आहार नाल का सबसे मुख्य यानी पहला भाग क्या होता है, मुख। चलिए पहले समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ नोट कर लेते हैं ताकि आप नोट कर लीजिएगा। चलिए लिखिएगा मनुष्य
मनुष्य में भोजन पचाने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है, विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे आहार नाल कहते हैं, जिसे आहार नाल कहते हैं। इसे एलिमेंट्री भी बोलते हैं इंग्लिश में और फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। देखिए इसकी लंबाई, आहार नाल की लंबाई जो है 8 से 10 मीटर के आसपास होता है, 8 से 10 मीटर तक होता है। चलिए 8 से 10 मीटर तक होता है। ये इसका जो है मुख से शुरू होता है, मुख से शुरू होकर मलद्वार तक फैला होता है, मलद्वार तक फैला होता है। चलो ये रहा, ये नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है, मनुष्य का जो आहार नाल का पहला भाग होता है वो है मुख। अब देखिए मुख में क्या होता है, मुख दो जबड़े होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे वाला। नीचे वाला जबड़ा क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और ऊपर वाला जबड़ा क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। अब देखिए जबड़े में अंदर, जब मुंह के अंदर जाते हैं तो एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 32 दांत होते हैं, ठीक, और वो 4 प्रकार से होते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर बता दे रहे हैं। आहार नाल का पहला भाग मुख है। चलिए मुख के बारे में बात करते हैं। मुख में 32 दांत, एक जीभ होता है। ठीक, अब दांत 4 प्रकार का होता है, दांत 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार के होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, जो आगे वाला दांत होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर, यानी उसको हिंदी में बोले तो कतर। ठीक, एनसीजर जिसको हम लोग बोलते हैं कतरनक। ये कितना होता है, ये 8 होता है, ये 8 दांत होता है, 8 दांत होता है। ये क्या काम करता है, कतरने का काम करता है। ठीक, दूसरा हो जाता है केनायन, जिसको हम लोग बोलते हैं रदरनक। केनायन रदरनक। ये क्या करता है, ये चीर फाड़ करने का काम करता है। ये 4 दांत होता है, यानी 2 जोड़ा 4 दांत होता है। ये क्या काम करता है, चीर फाड़ करने का काम करता है। ठीक, चलिए तीसरा जो हो जाता है केनाइन हो गया। तीसरा हो जाता है प्रीमोलर, जिसको हम लोग बोलते हैं अग्रचवर्णक। इसकी संख्या 8 होती है, और ये क्या करता है, चलिए बता रहे हैं। चौथा मूलर होता है। ठीक, मूलर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चवर्णक। क्या बोलते हैं, चवर्णक। इसकी संख्या 12 होता है, 8 4 12, 8 20 और 12 32। ये क्या होता है, प्रीमोलर और मोलर भोजन को पीसने और चबाने में मदद करता है। क्या करता है, पीसने और चबाने में मदद करता है। ये मुख में हुआ। ठीक, अब क्या आता है, जीभ आता है। जीभ, चलिए तो जीभ के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। चलिए, तो अब दांत के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए दांत में भी कुछ कुछ दांत के बारे में और जान लेते हैं। देखिए, जब हम लोग कोई भी चीज खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है कि जो भोजन का कुछ कण दांतों में बैठ जाता है, जो क्या करता है,
अम्ल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा वो अम्ल उत्पन्न करता है, और वो अम्ल क्या करता है, धीरे धीरे दांत के ऊपरी सतह को खोखला करता है, धीरे धीरे दांत के ऊपरी सतह को खोखला करके, और अंत में क्या करता है, वो पूरा दांत को होल कर देता है, और उस दांत के जड़ में जाकर क्या करता है, दांत को शकर्मिक कर देता है, यानी दांत को डैमेज करता है। ये अधिकांशतः कम होता है। चलिए, और ये कुछ ऐसा भी होता है कि बुजुर्ग में ये ज्यादातर होता है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं जीभ, टंग के बारे में। टंग, जीभ। देखिए जीभ क्या है, जीभ में तो कोई पहले बोन्स नहीं होता, यानी हड्डी नहीं होता। और क्या होता है कि अगर जीभ में कभी भी बाई देवे चोट लगे तो बॉडी में सबसे पहले मतलब ठीक होने वाला जीभ ही है। अगर जीभ में मतलब चोट लगता है तो आपको सबसे जल्दी ठीक करता है जीभ को। ठीक, अब जीभ में क्या होता है, चलिए, जीभ का जो होता है 2 सिरा होता है। जो एक अंदर वाला सिरा होता है वह स्वतंत्र नहीं होता है, बाहर वाला सिरा होता है वह स्वतंत्र होता है। उसको हम इधर उधर घुमा सकते हैं, पर अंदर वाला सिरा क्या होता है, एक जगह पे होता है। ठीक, चलिए, जीभ। अब जीभ में क्या होता है, जीभ में एक जीभ के ऊपर देखिएगा तो रोआदार टाइप से पेपिला होता है, पेपिला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वाद कलिया बोलते हैं। चलिए लिख लीजिएगा, लिखिएगा, जीभ के ऊपर ऊपर पेपिला होता है, जिन्हें हम लोग स्वाद कलियां कहते हैं, यानी टेस्ट ब्यूड कहते हैं। जीभ के ऊपर पेपिला होता है। देखिए, जब आप जीभ निकालिएगा, जीभ देखिएगा तो उसके अंदर मतलब छोटा छोटा ऊपर से रोआदार टाइप से पेपिला होता है, जिसे टेस्ट कलिया बोलते हैं। अब देखिए वो क्या होता है, जीभ के जो सबसे आउटर एरिया होता है, यानी जो बाहर वाला एरिया होता है, उसमें कौन सा स्वाद पता चलता है, मीठा का पता चलता है, और हल्का फुल्का नमकीन का पता चलता है। ठीक, अब कुछ थोड़ा सा आउटर भाग से अंदर जाइएगा, जब इनर की तरफ जाइएगा तो क्या आएगा, आपको खट्टा का स्वाद आएगा, यानी खट्टा वाला भाग का स्वाद आता है। ठीक, उसके अंदर जाइएगा तो वो पूरा नमक टाइप का स्वाद आता है, नमकीन। ठीक, और अंत वाला भाग में जाइएगा तो तीखा आता है, तीखा का स्वाद होता है। ये जीभ के ऊपर ही रहता है। ठीक, पेपिला होता है। जैसे मान लीजिए ये जीभ दिया हुआ है, ठीक, ये जीभ के जो ऊपर वाला यहां तक का एरिया होगा, इसमें क्या मीठा और नमकीन आएगा। फिर इसके बाद वाला एरिया में क्या आएगा, खट्टा आएगा। फिर इसके बाद वाला एरिया में क्या आएगा, पूरा नमकीन आएगा। और अंत वाला में क्या आता है, तीखा आता है। ठीक, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को स्वाद को टेस्ट करते हैं। चलिए, जीभ हो गया। अब जीभ कार्य क्या करता है, जीभ भोजन को लारने का काम करता है। लारने के साथ साथ वो क्या करता है, लार ग्रंथि को मिलाने का भी काम करता है। अब देखिए, हमारे मुख में क्या 3 प्रकार के लार ग्रंथि होती है। ठीक, चलिए, ये हो गया जीभ के बारे में। ठीक, चलिए, अब देखिए, ये भी पूछ सकता है, मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। नोट कीजिएगा, मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है, लार ग्रंथि होता है। इस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक, चलिए, मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। जो पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरोटाइड, पैरोटाइड ग्लैंड। ठीक, दूसरा वाला को बोलते हैं सबलिंगुअल। देखो, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरा जो होता है सबलिंगुअल ग्रंथि, यानी सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक, ये तीनों मिलके लार ग्रंथि करता है। अब ये क्या करता है, ये तीनों मिलके, ये जो तीनों ग्रंथि होता है, ये तीनों ग्रंथि एक एंजाइम उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है, देखिए, एंजाइम
उसे कहते हैं जो कोई भी चीज को पाचन करने में ज्यादा मदद करता है। तो एक टायलिन नामक एंजाइम आता है जो क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 70% मुंह में उसका पाचन क्रिया कर देता है। यानी टायलिन के द्वारा क्या होता है, टायलिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। लगभग 70% जो है कार्बोहाइड्रेट का हम मतलब पाचन उसका हो जाता है, मुख में ही हो जाता है। ठीक, अब क्या करता है, यहां से पाचन होने के बाद जो मुख का मांसपेशिया होता है अब लार ग्रंथि क्या करता है, भोजन को पूरा चिकना कर देगा ताकि वो स्लिप कर सके। ठीक, मिला देने के बाद क्या करता है, सभी मांसपेशिया क्या करता है, उसको अंदर की ओर धकेलता है। वो जो खाना को है अंदर की ओर धकेलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगलना। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगलना। जब ये हम लोग भोजन आहार नाल के द्वारा जब निगलते हैं तो क्या होता है, गला से होते हुए और चेस्ट को पार करते हुए कहां पहुंचता है, स्टमक में, यानी आमाशय में। कहां पहुंचता है, आमाशय में। आमाशय का चित्र इस तरीके से होता है। ठीक, आमाशय में पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है, आमाशय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक। ठीक, स्टमक। देखिए आमाशय में पहुंचता है। अब आमाशय में देखिए, अब आमाशय में किसका पाचन होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट का तो 70% मुंह में ही हो गया। ठीक, आमाशय में ना विटामिन का पाचन होता है। ठीक, अब देखिए आमाशय किसे कहते हैं, देखिए आमाशय एक चौड़ी थैली टाइप का होता है जो शरीर का एक अंग होता है। ठीक, उसके बाद भोजन यहां आता है। इसको ना हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। इसको कितना भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। चलिए देखिए, इसको एक बार मिटा देते हैं, सही रहेगा। चलिए देखिए दोस्तों, तो ये आमाशय का एक चित्र बनाया हूं जिसमें यहां से भोजन आहार नाल के द्वारा आता है आमाशय में। तो आमाशय में आने के बाद देखिए जो ऊपर वाला भाग होता है, आमाशय में 3 भाग बढ़ता है। जो ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कार्डियक पार्ट। दूसरा वाले को बोलते हैं फंडिक, तीसरा वाले को बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक, 3 भाग में बढ़ता है। अब देखिए क्या होता है, इसमें जब खाना आने के बाद क्या होता है, ये खाना आने के बाद ये जो धंसा हुआ भाग है ना, ये धंसा हुआ, ये क्या करता है, जठर ग्रंथि का निर्माण करता है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करता है। यानी धंसा वाला भाग जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। जठर ग्रंथि, यानी जठर ग्रंथि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। यानी ये पेट हो गया। जब पेट में जब खाना नहीं पचता हो तो क्या होता है, गैस बन जाता है। इसी के नाम से हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या करता है, ये आमाशय में पाचन किसका होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट का तो पाचन मुंह में ही हो जाता है। उसके बाद आहार नाल में कुछ नहीं होता। उसके बाद आमाशय में खाना आने के बाद क्या होता है, आमाशय में जो है विटामिन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। आमाशय में, यहां पर नोट कर लीजिए, आमाशय में विटामिन का पाचन होता है। ठीक, अब देखिए अगर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, बाय द वे कभी गए और कुछ अच्छा खाना लगा तो ज्यादा खाना खा लेते हैं। ज्यादा खाना खाने के बाद क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक मतलब ज्यादा हो जाता है। उससे क्या होता है, HCl, यानी HCl इसमें अधिक ज्यादा हो जाता है। HCl ज्यादा होने के बाद क्या होगा कि पेट में ज्वलन या फिर ढेकार टाइप से बार बार आते रहेगा। ठीक, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, अगर ज्यादा खाना खा लिए तो एंटीएसिड लेना पड़ता है। उसके बाद ये ठीक होता है। अब एंटीएसिड में देखिए, जब दवा लेने जाएगा एंटीएसिड, तो एंटीएसिड में आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, ये जो आप ज्यादा खाना खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। ठीक, इसमें क्या रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड अधिक रहता है। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोग आमाशय तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, एक और वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए
मनुष्य में पाचन क्या होता है, पहले मुख में हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, मुख में जो दांत जीभ होता है, इसके बारे में बता चुका हूं, मुख में 3 लार ग्रंथि होता है। उसके बाद क्या होता है, आहार नाल के थ्रू गर्दन और चेस्ट को पार करते हुए क्या होता है, आमाशय में जाता है, स्टमक में। अब स्टमक को 3 भागों में बांटा गया। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में विटामिन का पाचन होता है, ठीक। स्टमक से क्या जाता है, इसके बाद जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत में जाता है। देखिए ये जो आमाशय वाला जो पहला वाला भाग है, इसमें क्या भरा रहता है, हवा। जब हम भोजन करते हैं ना, भोजन, तो ये क्या कहां आता है, ये नीचे वाला 2 पार्ट में आता है, फंडिक और पाइलोरिक में आता है। और जब हम कोई मेडिसिन यूज करते हैं तो वो डायरेक्ट कहां जाता है, छोटी आंत में जाता है। जब भी अगर हम कोई दवा खाते हैं तो डायरेक्ट कहां जाता है, छोटी आंत में, ठीक। तो इसके बारे में हम कल और पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग स्टमक के बारे में पढ़े, कल छोटी आंत, बड़ी आंत पढ़ेंगे, ठीक। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।